हेलो फ्रेंड्स, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को कराए थे। कुछ की न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन छोड़ी थी। जो न्यूमेरिकल्स कराए थे उनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी और जो कैलकुलेशन छोड़ी थी वो कंप्लीट कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं जिससे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक करें, शेयर करें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें, मेरे साथ निभाते रहें। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.10 पर। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, चित्र दे रखा है 3.27। मैंने आपको इसकी फोटो भेज रखी है, देखिए मैंने फिर भी यहां बनाया है। देखिए, मीटर सेतु है। पहला पार्ट कहता है कि किसी मीटर सेतु में जो चित्र दे रखा है, एस दे रखा है आपका 12.25 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है जो आपका लेफ्ट गैप में है। इसके बाद की बात हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सूत्र होता है वो क्या होता है? जब अज्ञात प्रतिरोध राइट में और ज्ञात प्रतिरोध लेफ्ट में लगा होता है तो दूरी हमेशा ए से नापी जाती है। तो सूत्र क्या होता है? इस आधार पर होता है P/Q बराबर R/S। देखिए, P क्या होता है? P हमेशा उस साइड से नापा जाता है जिस साइड R लगा होता है। R है हमारा राइट साइड में, तो यहां से यहां तक की दूरी L1 हो गई। L1 बटे दूसरी दूरी हो गई 100 माइनस L1 बराबर R/S। आपको क्या निकालना है? S निकालना है, तो S बराबर होगा R निकालना है S L1/100 माइनस L1। इस तरीके से आप इस सूत्र को निकालेंगे। क्योंकि हमने यहां P के स्थान पर L1 क्यों रखा? क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी बात, तार A से लेकर C तक एक ही मोटाई का है, इसलिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक ही होगा। तार का मटेरियल एक है, इसलिए प्रतिरोधकता की वैल्यू भी एक ही होगी। अब आपको सिंपली इसके अंदर मान रखना है, क्या होगा? R बराबर 12.5 कितना है? 39.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 39.5। इस टोटल को कैलकुलेट आपको करना है। कैलकुलेट आप जब करेंगे, इसको कैलकुलेट कर, आप लोग पहले इसको नोट करिए और कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा, देखिए 12.5 मल्टीप्लाई बाय 39.5 डिवाइडेड बाय, अगर हम 40 निकाल दें तो 60 बचा, लेकिन 60 से फालतू है तो 60.5 ये हमारा आएगा। तो यहां से डेसिमल से डेसिमल रिप्लेस हो जाएगी। कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 8.2 ओम। ये कैलकुलेशन आपको स्वयं कर लेनी है। अब तो प्रतिरोध हमारा आ गया, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो दूरी नापी जाती है वो हमेशा जिस साइड ज्ञात प्रतिरोध होता है उस साइड से नापी जाती है। ज्ञात प्रतिरोध अगर राइट में है तो राइट से नापी जाएगी, और अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट से नापी जाएगी। तो हमारे R की वैल्यू आ गई 8.2। पहले इसको नोट करिए, फिर हम इसमें आगे चलते हैं। आगे का पार्ट क्या कहता है? आगे का पार्ट ये कहता है कि व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग की जाती हैं? यानी मोटी कॉपर की पत्तियां जो ये वाली बनी हुई होती हैं, कॉपर की या ब्रास की पत्तियां जो बनी हुई होती हैं, इसका क्या पर्पज है लगाने का? तो इसको आप नोट करिए, मैं आपको लिखवा रहा हूं। लिखिए, मोटी कॉपर की पत्तियों को
मोटी कॉपर की पत्तियों को कनेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि कॉपर की पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य होता है और इनका उपयोग परिपथ के प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है। ये लिखना है इसके अंदर। और सेकंड पार्ट इसमें क्या कहता है? सेकंड पार्ट इसके अंदर कहता है सेकंड पार्ट इधर ए पार्ट था, बी पार्ट क्या कहता है? यदि आर व एस के स्थान बदल दिए जाएं तो अविक्षेप बिंदु की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो स्केल लगा हुआ होता है वो तो फिक्स होता है, जिसका 0 सेंटीमीटर ए पे मिलेगा, 100 सेंटीमीटर सी पर मिलेगा। लेकिन जब आर और एस को इंटरचेंज कर देंगे तो दूरी जो नापी जानी है वो हमेशा आर की साइड से नापी जानी है। जब आर इधर हो जाएगा, दूरी यहां से नापी जाएगी, तो अविक्षेप बिंदु सी से 100 माइनस L1 दूरी पर होगा। अतः 100 माइनस L1 बराबर हो गया कितना? 100 माइनस 39.5 यानी 60.5 सेंटीमीटर। अगर हम ए से देखें, ए से तो उतना ही होगा। अविक्षेप बिंदु जिस जगह आता है उसी जगह रहेगा। अंतर क्या होगा कि अगर आर लेफ्ट में है तो 39.5 सेंटीमीटर पर होगा, और अगर एस के स्थान पर है तो हम दूरी इधर से नापेंगे तो 60.5 सेंटीमीटर पर होगा। लेकिन टोटल मिलाकर के 100 सेंटीमीटर ही होना है। इसको नोट कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट सी क्या कहता है? यदि संतुलन की अवस्था में स्रोत और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज कर दी जाए, स्रोत और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो क्या गैल्वेनोमीटर में धारा प्रदर्शित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो इस पार्ट को आप लिखिए। संतुलन की अवस्था में सी पार्ट लिखिए आप। सी पार्ट, संतुलन की अवस्था में धारामापी व सेल को आपस में बदल देने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा। क्योंकि
धारामापी के दोनों सिरों के विभव एक ही होंगे, जिससे विभवांतर शून्य होगा। इस तरीके से हमने 3.10 क्वेश्चन किया। आप इसे नोट करें, समझें, कोई समस्या आती है मुझे बताएं। देखिए, इसके बाद चलते हैं 3.11 क्वेश्चन पर। क्या कहता है, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। एक सेल या बैटरी प्लस माइनस कितना है, 8 वोल्ट। इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम। बाह्य प्रतिरोध दे रखा है 15.5 ओम। लेफ्ट राइट कहीं पे लगा दो। 15.5 ओम को हमने जोड़ा 120 वोल्ट की बैटरी से, जो इसको चार्ज करेगी। तो इसमें क्या कहता है कि चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। देखिए, चार्ज करने की कंडीशन क्या है। चार्ज करने की कंडीशन है जो बैटरी चार्ज करती है और जो बैटरी चार्ज होती है, दोनों के पॉजिटिव सिरे एक साथ जोड़े जाते हैं। यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा चार्जिंग जो है वो पॉजिटिव से बाहर, धारा पॉजिटिव से बाहर निकलती है, चार्जिंग के लिए धारा पॉजिटिव के अंदर जाती है। इसलिए पॉजिटिव से लेके पॉजिटिव पे करेंगे। अगर हम यहां इसको पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ेंगे तो धारा सपोर्ट करेगी, चार्ज नहीं होगी। तो धारा चार्ज कौन कर रहा है, चार्ज कर रहा है ये वाला। तो इसलिए धारा की जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन। ये होता है स्मॉल आर, ये होता है आपका कैपिटल आर। इसको आप बी कह सकते हो, इसको आप ई कह सकते हो। पहली बात, बैटरी वोल्टेज कितनी है, 120 वोल्ट। जो चार्ज की जा रही है वो कितनी है, 8 वोल्ट। दोनों पॉजिटिव हैं। लिखेंगे परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल कितना होगा, 120 माइनस 8, 112 वोल्ट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो हमेशा विद्युत वाहक बल जुड़ता है, और अगर एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ा है तो हमेशा घटाया जाता है। तो इसलिए क्योंकि चार्ज ये कर रही है, चार्ज ये हो रही है, तो प्रभावी कितना होगा, 120 में से 8 घटाएंगे। अब इसके बाद में प्रभावी प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में होते हैं। तो कैसे निकालें, 15.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, 16 ओम हो गया। धारा निकालिए। धारा I बराबर प्रभावी विद्युत वाहक बल बटे प्रभावी
प्रतिरोध कितना हो गया 112/16 काट सकते हैं। कितनी बार कटेगा? ये जो कटेगा 16 से, अगर आप इसको काटना शुरू करें 16 से 7 बार देखते हैं, 7 6 42, हाँ 7 एम्पियर। आई की वैल्यू हमारी आ गई 7 एम्पियर। तो इसमें एम्पी जो धारा है 7 एम्पियर की धारा जा रही है। अब चार्जिंग की कंडीशन में जब आपको आंतरिक प्रतिरोध बताया था, वहां पर हमने सूत्र 2 लिखाए थे, V = E - IR, V = E + IR। तो अब हमारी धारा आ गई 7 एम्पियर की। अब क्या करते हैं, तो 8 वोल्ट की बैटरी के चार्जिंग होते समय टर्मिनल वोल्टा V = E + IR। देखिए 8 + 7 × 0.5, 8 + 3.5 11.5 वोल्ट। तो ये इतनी हमारी वोल्टेज होगी। चाहिए तो 8 वोल्ट ही, लेकिन जो 3.5 वोल्ट है वो ये आंतरिक प्रतिरोध खा जाएगा, इसलिए हमें वास्तव से ज्यादा वैल्यू हमें चाहिए। आप नोट करिए आगे क्या कहता है, अभी बात करते हैं। इसमें कहता है चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। इसका क्या पर्पस है, इसका क्या पर्पस है? बाह्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने का उद्देश्य है कि परिपथ में सीमित मात्रा में धारा बहती रहे, जिससे चार्जिंग होने वाला सेल या बैटरी सुरक्षित रहे। ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम फिलहाल हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट करिए पहले आप। 3.12 देखिए, किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में, पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल, यानी विद्युत वाहक बल दे रखा है E1 1.25 वोल्ट के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। तो L1 हो गया 35 सेंटीमीटर। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी बदल दिया जाए, तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो संतुलन बिंदु सेल के बदलते ही 63 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो गया। तो जो सेल बदला गया है उसका विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। तो जब विभवमापी के अनुप्रयोग कराए थे उसमें एक सूत्र लिखाया था E1/E2 = L1/L2। तो हमें क्या निकालना है, E2 निकालना है। तो E2 बराबर होगा E1 × L2/L1। E1 कितना है 1.25, L2 है 63 और ये आपका हो गया 35। 5 से 7 से कर सकता है, 7 पंजे 35, 7 दिन 63। अब 5 से काटेंगे, इसको पहले आप 100 नीचे कर लें, और 25 पंजे 125 होता है, और ये बटे में हो गया 4, तो 9/4। तो कितना हो गया 2 पॉइंट, एक बचा, फिर 2, फिर 5,
E2 की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, E2 की वैल्यू है 2.25 वोल्ट हमारी वैल्यू आती है। दूसरा सेल जो होना चाहिए वो आपका 2.25 वोल्ट का होना चाहिए। इस तरीके से हमारे 3.12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अतिरिक्त क्वेश्चन से पहले एक लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में 3.13 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, किसी तांबे के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 10⁻28। क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है। एन दे रखा है 3.13 8.5 10⁻28 मीटर क्यूब -3 यानी प्रति मीटर क्यूब। आकलित किया गया 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से एल दे रखा है 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। समय की बात वो कहता है, समय कितना लेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और धारा दे रखी है I 2 एम्पियर की धारा दे रखी है। ये हमें इसके अंदर समय ज्ञात करना है। कैसे निकालते हैं, लंबाई हमारे पास है तो सबसे पहले निकालते हैं। देखिए I = NEA VD, तो VD बराबर हो गया I/NEA। I कितना है 2, N कितना है 8.5 10⁻28, E का मान 1.6 10⁻⁻19। E यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लिख सकते हैं यहाँ 1.6 10⁻⁻19 कूलाम लिख सकते हैं। E की वैल्यू होती है, A की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻6। ये हमारी कैलकुलेशन आई VD। अब इसके बाद में जो समय की बात करता है, समय वेग हमारे पास आ गया। आपको पता है वेग बराबर होता है दूरी बटे समय के, तो T बराबर हो गया L/VD के। अब चूंकि VD बटे में है, L कितना है, L है 3 मीटर बटे VD हमारा ये है। इसको आप उल्टा करके रखिए क्योंकि VD डिवाइड में है, तो आपका आएगा 8.5 10⁻28 1.6 10⁻⁻19 और 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा आपका 2। तो इसको आपको इसमें कैलकुलेट करना है। बस सिंपली कुछ नहीं करना है इसके अंदर, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3 × 8.5 × 1.6। पावर चेक कर लीजिए, पावर में कितने हो गए 16, वो 19 और 6 25 माइनस की 25 और 28 है प्लस की
10 की घात बचेगी 3, बस गुणा कर लेनी है और ये जो वैल्यू है वो आपकी सेकंड में आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको खुद कर सकते हैं। तो आज हमने अतिरिक्त क्वेश्चनों से पहले के जितने 4 क्वेश्चन थे वे कंप्लीट किए। जो अतिरिक्त क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगी, जिन जिन क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी या अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी, उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चंस में कहीं किसी को प्रॉब्लम आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप जो है वीडियो का नंबर बताएं, किस टाइमिंग पे प्रॉब्लम आती है उस टाइमिंग को आप मुझे बताएं। मैं आपको निश्चित रूप से उसको हल करूंगा, चाहे मैं आपको उसको लिख करके भेजूं, कैसे भेजूं, लेकिन आप लोग उसको शेयर करें मेरे साथ। लेकिन उस और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीज आपको मिल जाती है जो आपने समझी नहीं है, वो बीच में समझ में आ जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, एक बार हमने वीडियो देखी, हमको क्लियर बात नहीं हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से उस वीडियो को वॉच करते हैं। दोबारा से वॉच करेंगे तो आसानी से हमको वो बात क्लियर हो जाएगी। कोई समस्या है आप बताएं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे पहली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और साथ में लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।